जयपुर से एक खबर है जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक ली है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में उपलब्ध खनिजों का समुचित दोहन करते हुए राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई के भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक सीएम भजनलाल शर्मा ने आज ली है, क्योंकि जिस विभाग की आज सीएम ने बैठक ली है उसमें अवैध खनन को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। तो खान एवं पेट्रोलियम विभाग की बैठक, अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में उपलब्ध खनिजों का समुचित उपयोग हो और दोहन ना हो। इसके साथ ही सीएम ने अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में खनिजों का समुचित दोहन करते हुए राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। और ये बैठक को लेकर तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सीएम ने अवैध खनन करने वालों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। प्रदेश में अवैध खनन को लेकर लगातार आपने देखा खबरें आती रही हैं और इसे लेकर प्रशासन से सवाल भी पूछे जाते रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने आज जिस महत्वपूर्ण विभाग की बैठक ली उसमें अवैध खनन को लेकर भी चर्चा हुई है और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सीएम ने कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज बेहद महत्वपूर्ण विभाग को लेकर समीक्षा बैठक हुई, किन किन पहलुओं पर हुई चर्चा, सीएम ने क्या कुछ कहा, क्या जानकारी? देखिए, बड़ी अहम बैठक ये रही नन्ही, क्योंकि खान विभाग से जुड़े हुए तमाम विषय इसमें उठाए गए। एक नई खनन नीति जो राजस्थान सरकार ला रही है उसकी समीक्षा हुई है, साथ ही जो आवंटन की प्रक्रिया है उसको लेकर चर्चा हुई है। क्योंकि एक बड़ी बात जो देखने में आती है, उसको सीएम भजनलाल शर्मा कई बार जिक्र करते हैं कि राजस्थान जो रेयर ऑफ द रेयर मिनरल्स है उनका एक बड़ा भंडार राजस्थान की धरा पर पाया जाता है। उस मिनरल्स का कैसे उपयोग किया जाए, क्योंकि खान का जो क्षेत्र है राजस्थान में, अभी मैं कह सकता हूँ कि सही मायनों में उसका काम हुआ ही नहीं है। जो राजस्थान के लिए बड़ी पहचान दे सकता है ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसा विभाग, उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। आज इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन मकसद ये रहा है कि इस खनन नीति को लागू किया जाए, जो खनन हो रहा है और अवैध खनन पर अंकुश लगाया जाए। जो लगातार तस्वीरें सामने आती है खनन को लेकर, उसमें अवैध खनन पर अंकुश लगाया जाए। रेयर ऑफ द रेयर मिनरल्स से उनको कैसे इंटरनेशनल मार्केट में आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। उसके बाद एक अहम बैठक जो कि लगातार हम कह रहे हैं कि जो कल राजस्थान की धरा पर एक नया इतिहास रचने जा रहा है, राजस्थान प्रवासी राजस्थानियों का जो सम्मेलन होने जा रहा है, प्रवासी राजस्थानी दिवस पर राजस्थान में तमाम वो राजस्थानी जो अपने हुनर के दम पर देश दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं, एक छत के तले इकट्ठे होंगे और राजस्थान में निवेश करेंगे, राजस्थान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। इसको लेकर भी अलग अलग चैप्टर के संवाद शुरू हो गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अधिकारियों को दिशा निर्देश, अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और प्रदेश का जो राजस्व है उसमें प्रदेश के अंदर खनन होने वाले जो सिस्टम्स हैं वो बेहतर हों और समुचित दोहन खनिजों का हो और राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति हो, इसे लेकर सीएम ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं आरएएस प्रियंका राठौड़ का तबादला और तबादले को लेकर खबर, सहायक कलेक्टर जयपुर द्वितीय पद पर किया तबादला। आरएएस गौरव बाकावत को एपीओ किया गया। आरएएस गौरव को प्रशासनिक कारणों के चलते एपीओ किया गया है। गौरव अभी तक थे सहायक कलेक्टर जयपुर द्वितीय, तो आरएएस गौरव बाकावत को एपीओ किया गया है। कुछ कारणों के चलते ये एक्शन लिया गया है। वहीं आरएएस प्रियंका राठौड़ का तबादला हुआ है, सहायक कलेक्टर जयपुर द्वितीय पद पर तबादला हुआ। वहीं जो इस पद पर लगातार पदस्थ थे गौरव बाकावत, उन्हें एपीओ कर दिया गया है। तो गौरव बाकावत अब तक का सहायक कलेक्टर जयपुर द्वितीय के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अब आरएएस प्रियंका राठौड़ को ये जिम्मेदारी दी गई है और आरएएस गौरव बाकावत को एपीओ कर दिया गया है। आरएएस गौरव को प्रशासनिक कारणों के चलते एपीओ किया गया। गौरव अभी तक थे सहायक कलेक्टर द्वितीय जयपुर द्वितीय पद पर, लेकिन उनकी जगह अब ये जिम्मेदारी किसी और को मिली। प्रियंका राठौड़ को ये जिम्मेदारी दी गई है। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन, क्या प्रमुख कारण एपीओ किए जाने के?
बिल्कुल, देखिए नंदनी, यहाँ पर जो गौरव बाकावत हैं उनको यहाँ पर जो है वो एपीओ किया गया है। वहीं जो बड़ी जिम्मेदारी है वो आरएस प्रियंका राठौड़ है, उनको दी गई है। प्रियंका राठौड़ के पास में जो चार्ज था वो यहाँ पर जो आप देखेंगे कि ये इसका चार्ज था रंगमंच, रविंद्र मंच, उसके अलावा तमाम जो चार्जेस थे अब उनको ट्रांसफर करके जो जयपुर में जो है वो लगा दिया है, एसडीएम लगा दिया है जयपुर का। देखिए पिछले दिनों एक बड़ा मामला जो सामने आया था वो सांगानेर के पालडी परसा गांव की जो तालाबी भूमि थी उसको बारानी में जो है वो चेंज कर दिया था, यानी कि परिवर्तित कर दिया था, जिसके बाद में जब ये मामला थोड़ा हाईलाइट हुआ तो तहसीलदार को और उसके अलावा तमाम जो कर्मचारी थे उनको जो है वो वहां से हटा दिया था। अब इस मामले में जो है पूरी तरीके से यहाँ पर गाज जो है वो आरएस इस पर गिरी है, आरएस गौरव बाकावत पर गिरी है और उनको एपीओ कर दिया गया है। एपीओ के बाद में अभी जो चार्जेस हैं वो यहाँ पर जो संभालती हुई प्रियंका राठौड़ है आरएस, वो यहाँ पर नजर आएंगे नंदिनी। चलिए, शुक्रिया निरंजन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आरएस प्रियंका राठौड़ का तबादला हुआ, वहीं आरएस गौरव को एपीओ किया गया। प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को जयपुर के जेईसीसी में आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में राजस्थान से जुड़े लोग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे और राज्य में नए निवेश के अवसरों पर चर्चा की जाएगी। आयोजन से पहले जयपुर की प्रमुख सड़कों को सजाया गया है, साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं और ये तैयारियां कई दिनों से हो रही हैं। प्रवासी राजस्थान दिवस है 10 दिसंबर को और जेईसीसी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें तमाम प्रवासी राजस्थानी शिरकत भी करेंगे और सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात भी करेंगे और प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़ी चर्चा कल हो सकती है। राजस्थान की इकोनॉमी को नई दिशा देने के लिए राजस्थान में प्रवासी राजस्थान दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं जयपुर में मौजूद हूँ और जयपुर का ये मालवीय नगर का पूरा क्षेत्र है जहाँ पर अच्छी खासी सजावट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरे कैमरा साथी से जो है वो मैं दिखाने की जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि ये तस्वीरें जो है वो यहाँ की दिखाएं कि किस तरीके से बड़े ही भव्य तरीके से पूरे जयपुर शहर को जो है वो सजाया जा रहा है। देखिए ये जो है अलग अलग कलर के जो ये साड़ियाँ हैं उनसे जो है वो यहाँ पर जयपुर की हर एक दीवार को या फिर जयपुर के इस तरीके से हर एक कोने को जो है वो सजाया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही खास और अपने आप में बहुत ही विशेष जो है वो लग रहा है। जयपुर में आने वाले अतिथियों का पूरी तरीके से भव्य स्वागत यहाँ पर किया जाएगा और राजस्थान की इकोनॉमी को एक नई दिशा जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है। अगर हम बात करें भव्यता की तो बहुत ही विशाल आयोजन ये जो है वो होने जा रहा है और राजस्थान के बाहर रह रहे प्रवासियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस दिवस को मनाने के माध्यम से ये मैसेज देने का साफ जो काम किया जा रहा है कि आपकी इम्पोर्टेंसी जो है वो हो सकता है आप जहाँ रह रहे हैं, आपने जहाँ इन्वेस्ट कर रखा है या फिर आप अभी फ़िलहाल में जो जहाँ रहते हैं आपका सब कारोबार चलता है वहाँ पर हो, मगर राजस्थान में भी आपकी उतनी ही इम्पोर्टेंसी जो है वो यहाँ पर सरकार जो है वो आपको इम्पोर्टेंट रखती है। यानी कि राजस्थान के बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको राजस्थान के अंदर इम्पोर्टेंट फील करवाने के लिए राजस्थानी दिवस, प्रवासी दिवस का पूरा आयोजन जो है वो यहाँ पर करवाया जा रहा है। देखिए दूसरी तरफ में तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जयपुर का जेएलएन मार्ग है जिसको बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया है। आप दूर तक देखेंगे तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पोस्टर हैं, बैनर जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए नज़र आएंगे। यानी कि बड़े ही साफ मैसेज जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है कि सरकार जो है वो राजस्थानी प्रवासी जो हैं वो उनके लिए काम कर रही है। उसके अलावा हम बात करें तो जयपुर के हर एक कोने को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है, अच्छे तरीके से जो है वो संवारा जा रहा है। यानी कि बताने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान से जो दूर देश में या फिर दूसरे राज्य में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको राजस्थानी प्रवासी दिवस के माध्यम से जो है उनको इम्पोर्टेंट जो है वो फील करवाया जाएगा और उनकी कितनी अहमियत या राजस्थान के अंदर है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो हैं वो इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको फील करवाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ निरंजन चौधरी, सच वेदड़क, जयपुर। वहीं जयपुर से खबर है जहां पर उदयपुर में आदिवासी कांग्रेस का 4 दिवसीय कैंप शुरू। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से की है वार्ता।
पीसीसी वॉर रूम जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत हुई है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के तमाम पदाधिकारियों से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संवाद किया है। उदयपुर में आदिवासी कांग्रेस का ये संवाद कार्यक्रम गोविंद सिंह डोटासरा ने पदाधिकारियों से की चर्चा। कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते नजर आए गोविंद सिंह डोटासरा। आदिवासी कांग्रेस का 4 दिवसीय कैंप शुरू हो चुका है। प्रतापगढ़ के पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में 4 आरोपियों को 20-20 वर्ष कठोर कारावास और 76,76 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने दीपक पुत्र मोहनलाल कीर, दीपक का पुत्र हीरालाल कीर और जमुना शंकर पुत्र रामलाल मीणा और उमेश पुत्र राजू कीर को दोषी ठहराया है। घटना 22 दिसंबर 2021 को हुई थी, जब पीड़िता को नकाबपोश युवकों ने पकड़कर सुखली नदी किनारे ले जाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर उसे वायरल किया। और सीधा आपको लेकर चलते हैं, इस वक्त राहुल गांधी संसद में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। As a fabric, they can keep you warm, they can protect you, they can express what you have in the heart. Speaker sir, in the same way, our nation is also a fabric. It's a fabric made up of 1.4 billion people, and the fabric is woven together by the vote. Let me repeat it. It is a fabric of 1.5 billion people, and it is woven together by the vote. Everything that we see, in fact, this house where I'm standing today, the Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabhas across the country, Panchayats across the country, none of them would exist if the vote did not exist. We talk with great pride about HAL, BHEL, ONGC, Tejas, Chandrayaan. We have a list of things we say. Not one of those would exist without the vote. Speaker sir, it is the idea that every thread, every person in the Union of India is equal that disturbs my friends in the RSS. They are happy to see the fabric, but they cannot stand the idea that every single person in the fabric of our country, regardless of what religion they come from, regardless of what community they come from, regardless of what language they speak, should be equal. Because they fundamentally do not believe in equality. They believe in a hierarchy, and they believe that they should be on top of that hierarchy. Speaker sir, on the 30th of January, 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends have pushed him away. He's an uncomfortable truth. But that's not where the project ended. You see, as I said, everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project
was the wholesale capture of India's institutional framework. So what is this, sir? सर अभी नहीं पहना हुआ आज I'm doing. मैं बुलाता हूँ प्लीज बैठिए So, प्लीज sir, आप बोले पर हाथ में जोड़े sir, these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. कितना खादी पैसे थे थोड़ा बता दे Sir, these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. My friends don't like the connections I'm making. They're disturbed by them. It's obvious. Speaker, sir, so after the father of the nation was assassinated, his vision of an equal India, of an India where institutions belong to the people, had to be destroyed. And so the process started, and the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some. तो आप राहुल गांधी को सुन रहे थे जो इस वक्त संसद में एसआईआर को लेकर, वोट की इंपॉर्टेंस को लेकर और इस मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ के पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में 4 आरोपियों को 20-20 वर्ष कठोर कारावास और 76,000 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने दीपक पुत्र मोहनलाल कीर और जमुना शंकर और साथी उमेश को दोषी ठहराया है। घटना 22 दिसंबर 2021 को हुई थी, जब पीड़िता को नकाबपोश युवकों ने पकड़कर सुकली नदी किनारे ले जाकर दुष्कर्म किया था और वीडियो बनाकर उसे धमकी दी गई थी। पुलिस और अभियोजन ने 22 गवाह, 135 दस्तावेज और 10 आर्टिकल न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। आरोपी गण जो बलात्कार में संलिप्त थे उन चारों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और हर एक को 76,000 हजार रुपए के दंड से दंडित कर सजा भुगतने के लिए जेल भेजे जाने का आदेश किया। इसमें प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 17/1/2022 को प्रार्थिया ने अपने पिता के साथ थाना दरियावत पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि दिनांक 22/12/2021 को जब वह अपने मिलने वाले के साथ और एक सहेली थी उसके साथ अपने गांव की तरफ आ रहे थे, तो रात्रि में 8:30-9 बजे करीब दरियावत थाना क्षेत्र के जाखम पुल के आगे एक 2 व्यक्ति, जिन पर 4 व्यक्ति सवार थे, 2 एक्टिव थे, उन्होंने इनका पीछा किया और वज्रपुरा रोड की तरफ तक गए। वो इनके साथ मारपीट की उन्होंने रोक करके और जंगल में ले जाकर उस पीड़िता के साथ उन्होंने बारी बारी से बलात्कार किया और बलात्कार करने के साथ साथ वो वीडियो बनाते रहे और उसे धमकाते रहे कि तूने यदि किसी को कहा तो ये वीडियो हम सार्वजनिक कर देंगे, तेरी बदली। वहीं कोटा के सांगोद के दरा वन क्षेत्र में टाइगर की हलचल ने ग्रामीणों में दहशत पैदा कर दी है। खतरनाक बाघिन कनकटी, जिसने पहले 2 बार इंसानों पर हमला किया है, मुकुंदरा एनक्लोजर से बाहर निकलकर भटवाड़ा क्षेत्र की ओर बढ़ गई है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर टाइगर की मूवमेंट ट्रैक कर सड़क मार्ग पर आवागमन रोककर निगरानी शुरू कर दी है। इसी दौरान जैन साध्वी मंडल का पैदल विहार सुरक्षा कारणों से सुरक्षित मार्ग से कराया गया है। विभाग लोगों से जंगल और आसपास के इलाकों में अनावश्यक आवाजाही न करने की चेतावनी भी दे रहा है।
भरतपुर जिले के रुदावल थाने से करीब 15 दिन पहले लापता हुआ 14 वर्षीय अंशु सकुशल घर लौट आया है। परिजनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट कई थानों में दर्ज थी। बालक ने करौली के एक होटल में सच बेधड़क टीवी चैनल पर अपनी गुमशुदगी की खबर और परिजनों को रोते हुए देखा था, जिसके बाद वो भावुक होकर स्वयं घर लौट आया। परिजनों ने बच्चे के मिल जाने पर चैनल और पुलिस का आभार व्यक्त किया है। तारीख को निकला था, अब मीडिया वाले ने खबर फैला दी सबराऊ, अब हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। मीडिया वाले को धन्यवाद। मीडिया वाले की बहुत बहुत धन्यवाद, खबर फैलाई थी। अब मेरा बालक आ गया घर है अपना घूम फिर के। लाठी में लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई है और जिला कलेक्टर जैसलमेर के आदेश पर लाठी हॉस्पिटल को नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। हॉस्पिटल परिसर में डॉक्टर विशेष थानवी ने एम्बुलेंस का उद्घाटन किया, जहां नर्सिंग स्टाफ सहीराम विश्नोई, दुर्गाराम भील, महिपाल विश्नोई, पायलट राम प्रताप विश्नोई और लतीफ खान मौजूद रहे। कार्यक्रम में ग्रामीणों की ओर से जेठाराम भील, नैनाराम भील और टीकाराम ने हिस्सा लेकर सरकार का आभार व्यक्त किया है। नई एम्बुलेंस मिलने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है और अब मरीजों को त्वरित चिकित्सा सहायता मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अराई ब्लॉक के मुख्य शिक्षा अधिकारी भास्कर व्यास ने बाबुलाव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक और देवपुरा राजकीय प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने कक्षाओं में जाकर छात्रों का शैक्षणिक स्तर और मिड डे मील समेत अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही एसएमसी और एसडीएमसी सदस्यों की बैठक में स्कूल विकास पर चर्चा कर सहयोग और पूर्ण योगदान से विद्यालय विकास की अपील की गई है।